हेलो एवरीवन, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ रोहित और आपका अपने यूट्यूब चैनल वे टू ज्ञानशाली में स्वागत करता हूँ। देखो, ये हमारी दूसरी वीडियो होगी। एक वीडियो इससे पहले हम डाल चुके हैं जिस पर हमने प्रेम बल से जुड़ी हुई चीज़ों को जाना था और बाकी दो बच्चे क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन यही होगा, मैकियावेली और कौटिल्य के बीच तुलनात्मक अध्ययन करें। यानी कि जो मैकियावेली थे और जो हमारे कौटिल्य थे, भारत के कौटिल्य थे। हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि आपके सिलेबस में कौटिल्य को शामिल किया गया है, ठीक है। यानी कि इंडियन फिलॉसफी को शामिल किया गया है जिसमें कौटिल्य को रखा गया है। और कौटिल्य से जुड़े जो दो मूलभूत क्वेश्चन है ना, वही सबसे ज़्यादा पूछे जाते क्वेश्चन हैं जो बनते भी हैं, ठीक है। उस पर ही हम डिस्कस कर रहे हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कौटिल्य और मैकियावेली के बीच तुलनात्मक अध्ययन करें। तो देखो, आपको पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे देना है कि द प्रिंस उन्होंने बुक लिखी मैकियावेली ने, फिर अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी कौटिल्य ने। मगर कौटिल्य का टाइम उनसे बहुत समय पहले था और जो द प्रिंस है वो क्या थे, इसी बुक के आधार पर वह पश्चिमी आधुनिक विचारक माने गए, या उनसे ही शुरुआत होती है आधुनिक विचारकों की। कहाँ पर? वेस्टर्न कंट्री में। इस तरीके से इंट्रोडक्शन आप अपनी तरीके से दे देंगे। कब बुक लिखी गई, ये क्यों लिखी गई, इन सब को आप खुद से बना करके लिख देंगे। मगर जो हमारा जो तुलनात्मक अध्ययन होगा ना, उसे आप ध्यान रखेंगे, इन्हीं चार वर्ड के बीच होगा, सैप वी। सैप का मतलब क्या होता है? एस से सोशल, फिर ई से इकोनॉमिक, फिर पी से पॉलिटिकल, फिर वी से विदेश नीति। देखो, आपको याद रखना हो ना, कभी भी क्वेश्चन को इस फॉर्म में ही लिखना है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, थिंकर की बात है, वो यही सब अपने विचार आप हमारे सामने रखते हैं। तो हम याद रखेंगे इस पूरे ही जो कंपैरेटिव अध्ययन को हम जान रहे हैं, एनालिसिस को जान रहे हैं, वो सैप वी के आधार पर जान रहे हैं। सबसे पहले हम समानताओं की बात करते हैं, ठीक है। दोनों में, कौटिल्य और मैकियावेली में, दोनों में समानताओं को देखते हैं। तो जो हमारा पहला वो है पॉइंट, वो है एकीकरण, ठीक है। हम बात करते हैं एकीकरण, हमारा पहला पॉइंट है। इसमें क्या होता है? इंटीग्रेशन करना है, अपने देश का एकीकरण करना है, एकजुट करना है। जब इटली में जब इनका जन्म होता है मैकियावेली, तो उस समय क्या देखते हैं जब वो बड़े होते हैं कि हमारे देश में जो राज्य हैं, जैसे नेपलस हो गया, मिलान हो गया, वेनिस हो गया, फ्लोरेंस हो गया, रोम हो गया, ये सभी राज्य आपस में बिखरे हुए हैं। यानी कि एक देश के अंदर है मगर बिखरे हुए हैं। कहीं पर गणतंत्र है, कहीं पर पोपशाही है, कहीं पर राजतंत्र है। तो सब एक दूसरे से टूटे हुए हैं। वह तभी फ्रांस जैसे देशों से प्रभावित होते हैं, या पुराने जो रोम का शासन था वहाँ से प्रभावित होते हैं। और उन्होंने क्या किया कि अपने देश के एकीकरण को करने के लिए अपने विचार हमारे सामने रखे, ठीक है। तो देश का एकीकरण ये चाहते थे मैकियावेली। फिर उधर देखें, हमारे जो कौटिल्य थे, उनका जो कौटिल्य का समय था वो मगध साम्राज्य था और नंदवंत का उस समय शासन था। मगर नंदवंत जो घनानंद थे, उनके साथ विवाद हो जाता है। किसका? कौटिल्य का। और कौटिल्य चाहते थे कि मैं इसे जरूर हराऊंगा, ये प्रण ले लेता हूं। और उसके लिए वह चंद्रगुप्त मौर्य को अपना जो है राजा बनाते हैं और खुद प्रधानमंत्री उनका बनते हैं, ठीक है, या सलाहकार उनका बनते हैं। इसके आधार पर उनका भी जो केंद्र था, फोकस था कि इस पूरे भारत को मुझे एकजुट करना है। यहाँ पर जो बेकार की ताकतें हैं, जो अपना घमंड में चूर हैं, उनको इस देश से हटाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, कहीं ना कहीं मगध साम्राज्य का एकीकरण कौन चाहते थे? कौटिल्य। और वही एकीकरण इटली का कौन चाहते थे? मैकियावेली। तो ये समानता निकली। दूसरा बात करें, ऐतिहासिक प्रेरक तत्व, यानी कि जो उन्हें ऐतिहासिक हिस्टोरिकल रूप से उनको इन्फ्लुएंस करे। तो इन्फ्लुएंस करने का काम जब हम मैकियावेली की बात करते हैं, वो रोम के शासन से। रोम, आपको पता है, रोम का शासन बहुत ही पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस माना जाता है ऐतिहासिक तौर पर। उसी से हिस्टोरिकल रूप से कौन प्रभावित होते हैं? मैकियावेली। उधर जब हम बात करते हैं कौटिल्य की, तो कौटिल्य भी क्या होते हैं? इन्फ्लुएंस। देखिए, जो पहले के, उनके समय के पहले के जो राजा रहे, जिसने भारत को एकजुट करने का काम किया, वैसे ही उनसे प्रभावित होकर के इनकी नजर जाती है चंद्रगुप्त मौर्य पर, ठीक है। तो उनका ऐतिहासिक उत्प्रेरक कारण ये दोनों का भी सेम रहा है। फिर हमने अगला तीसरा पॉइंट यहाँ पर दिया है, यथार्थवाद और आदर्शवाद का द्वंद्व। यानी कि इन दोनों के बीच जो आदर्शवाद है, रियलिज्म है, और आइडियलिज्म है, इसके बीच द्वंद्व देखें तो ये क्या द्वंद्व है? देखो, दोनों ही हम जो थिंकर हैं, कौटिल्य और मैकियावेली को हम क्या कहते हैं? यथार्थवादी थिंकर है। मगर हम जब बात करेंगे ना आदर्शवाद की, देखो कहीं ना कहीं कौटिल्य में हमें आदर्शवाद भी दिखाई
देता है, वो धर्म को भी थोड़ा सा महत्व देते हुए दिखते हैं। फिर हम देखें वो नैतिकता को भी थोड़ा महत्व देखते हुए दिखते हैं। जब हम नीचे और पढ़ेंगे ना तो आप समझ पाएंगे कि ये यथार्थवाद और आदर्शवाद का द्वंद्व क्या है। बस अभी याद रखना कि यथार्थवाद, दोनों ही यथार्थवादी विचारक थे, ठीक है। शक्ति, अगला जो देखें कि यथार्थवाद क्या कहता है, ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति हो हमारे पास, व्यक्ति के पास, देश के पास, राजा के पास, तो हम क्या कहते हैं, ये दोनों ही विचारक जो हैं, चाहे वो इटली का हो चाहे वो भारत का हो, ठीक है, दोनों शक्ति राजनीति के प्रवर्तक हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति की बात करते हैं, यानी कि पावर पॉलिटिक्स की बात करते हैं। तो एक पॉइंट आपके लिए ये रहा। और उस शक्ति का आप यूज़ क्या करेंगे, आखिर वो इतनी शक्ति आप क्यों लेना चाह रहे हैं, क्योंकि वो यथार्थवादी हैं। तो ये कहते हैं कि हमें शक्ति ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर करके, ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति अपने लिए उपयोग कर करके विस्तारवादी नीति चलानी है। विस्तारवादी नीति का मतलब क्या हुआ, जो हमारी देश की सीमा है उसे चार चौगुनी कर देना, और ज़्यादा बढ़ा देना है, दूसरे देशों पर भी कब्जा करना है। तो ये विस्तारवादी नीति की बात कौन करते थे, चाहे वो कौटिल्य हो चाहे हमारे मैकियावेली, दोनों ही विस्तारवादी नीति की बात करते थे। और उस विस्तारवादी नीति के लिए क्या करते थे, देखो कुटिल नीति को अपनाते थे, चाहे हम कौटिल्य की बात करें चाहे मैकियावेली की। साम दाम दंड भेद, शांति से, धन से, छल कपट से, हम सभी तरीके से या उससे संधि कर करके हम अपने देश की सीमाओं को बढ़ाएंगे, ठीक है। अब आगे देखें, जो ये कहा गया है कि अगला पॉइंट है राजा का कर्तव्य भारी स्तर पर। देखो हमने राजा का कर्तव्य भारी स्तर पर क्यों लिखा है, ठीक है। पहले तो ये जान लें, जो ये राजा था वो क्या था, संप्रभु था, किसका, कौटिल्य का भी और मैकियावेली की भी। तो ये कहते हैं जब भी भारी स्तर पर यानी कि एक्सटर्नल अफेयर्स में, एक्सटर्नल मामले में कोई दखल देगा तो वहां पर युद्ध उसका हथियार होगा, किसका, राजा का हथियार होगा। तो भारी कर्तव्य के रूप में दोनों के ही विचार सिमिलर थे, ठीक है। क्योंकि हमने खाली यहाँ भारी लिखा है यानी एक्सटर्नल लिखा है, बाह्य लिखा है, जब हम इंटरनल की बात करेंगे तो दोनों के विचार थोड़े से अलग हो जाते हैं। इसलिए हमने याद रखना, समानता केवल भारी विचारों में रख रहे हैं हम। अगर किसी देश का युद्ध करनी हो, किसी देश का संधि करनी हो, किसी देश पर कब्जा करना हो, तो उसके लिए हमने बात करा है, ठीक है। राजा संप्रभु दोनों का ही, यानी कि सॉवरन है, पूरा पावरफुल व्यक्ति हो, ठीक है। फिर अगली बात करें, जो अगला है राजधर्म, ठीक है, राजधर्म अगला है। देखो जरा यहाँ लाइन पढ़ ले, हमने क्या लिखा है, शास्त्रों, समाज के नियम और राज्य के धर्म कानून में कभी संघर्ष हो तो। देखो कौटिल्य की बहुत फेमस लाइन है, क्या कहते थे कौटिल्य, अगर जो हमारे शास्त्र हैं, जो धर्म से जुड़े हुए शास्त्र होंगे, चाहे वो वेद हो चाहे वो ग्रंथ हो, अगर वो शास्त्र हैं और हमारी समाज की जो परंपराएं हैं, उनके जो नियम हैं, और राज्य का जो धर्म है, यानी कि राज्य का धर्म क्या है, उसके कानून, अगर इन दोनों के बीच कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती है, विवाद हो जाता है, टक्कर हो जाती है, क्लैश हो जाता है, तो हम सर्वोपरि किसे मानेंगे, हम सर्वोपरि मानेंगे राज्य कानून को। राज्य कानून ही सर्वोपरि होंगे, देख ये ध्यान रखना, ठीक है, राज्य कानून को। वैसे ही क्या था, मैकियावेली भी क्या कहते थे, जो राजधर्म है ना वो सर्वोपरि है, वो धर्म को पूरी तरीके से काट देते थे, वो मोरल वैल्यूज को, समाज के नियम को पूरी तरीके से काट देते थे। दोनों में सिमिलरिटी थी। अब थोड़ा सा डिसिमिलरिटी भी होगी, उसे हम आगे बात करेंगे जब असमानता की बात करेंगे। देखो दोनों में डिसिमिलरिटी भी है, असमानता भी, अभी हमने समानता की बात करी। अगली बात करें मानव स्वभाव और दंड। देखो जो मानव स्वभाव की बात करते हैं ना, दो तरीके से मानव के नेचर को देखा जाता है, एक पॉजिटिव नेचर और एक नेगेटिव। नेगेटिव क्या है, बड़ी भैंस, मतलब जिसके हाथ में लाठी है उसकी ही भैंस होगी। बड़ी मछली छोटी मछली को सर्वदा ही खा जाती है, उसका ही राज वहां पर रहता है, यानी कि बलशाली व्यक्ति जो है छोटे व्यक्ति को दबाने की कोशिश करता है। ये मानव स्वभाव की बात होती है, ठीक है। तो हमेशा जो मैकियावेली को आप पढ़ेंगे तो वो देखेंगे कि वो हमेशा ना मानव को क्या कहता है, चालाक कहता है, स्वार्थी कहता है, और वो अपनी संपत्ति के लिए दूसरे का हरण भी कर सकता है, उसको मार भी सकता है। तो मानव स्वभाव उनके लिए नेगेटिव था। बस हम कौटिल्य की बात करें, देखो नेगेटिव की बात करते हैं हम और पॉजिटिव की बात भी करते हैं, पॉजिटिव की आगे बात करेंगे, अभी दोनों के नेगेटिव की बात करें। तो मानव स्वभाव को इन्होंने बुरा माना, इन दोनों ने ही। तो क्या कहा कि हमें समाज में दंड की व्यवस्था करनी होगी। मानव स्वभाव जब नेगेटिव है तो उसके लिए दंड हमें चाहिए होगा, उस दंड के लिए हमें चाहे मृत्यु दंड भी उस व्यक्ति को देना पड़े तो हम राजा के द्वारा वो दंड दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो मानव स्वभाव और दंड की हमने बात कर ली। फिर आगे कहते हैं कि व्यक्तियों के जो अधिकार होते हैं, संपत्ति से जुड़े अधिकार होते हैं। देखो अभी हाल ही में आपका पेपर हुआ था, असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था, ये क्वेश्चन वहां पे भी आया था। वहां क्वेश्चन ये लाइन आई थी, कोड आया था कि ये लाइन किसने कही है। वो कहते हैं कि
मनुष्य अपनी पिता की मृत्यु को भुला देता है, मगर जो उनकी पैतृक संपत्ति है, उसकी जो पारिवारिक संपत्ति है, पहले की पीढ़ी दर पीढ़ी संपत्ति है, उसके हरण को अगर सरकार ने उसे छीना है, किसी व्यक्ति ने उसे छीना है, किसी समाज ने उसे छीना, तो वह जिंदगी में कभी नहीं उसे भुला सकता है। वो वहाँ पर क्या हो जाता है, वहाँ पर वो है ना कट्टर हो जाता, लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए वो कहते हैं मैकियावेली, कभी भी व्यक्ति के आर्थिक अधिकारों का इतना हनन नहीं करना, नहीं तो बगावत कौन छेड़ देगा, व्यक्ति। वैसे ही हम बात करते हैं कौटिल्य की, तो कौटिल्य भी कहता है व्यक्ति के ऊपर ऐसे कर लगाने चाहिए जो उसे भार योग्य हो। ऐसा ना हो ज़्यादा से ज़्यादा आप कर उसके ऊपर लगा दें और उस कर का परिणाम क्या हो, वह आपके सामने बगावत करने लग जाए, कर की चोरी करने लग जाए। देखें दोनों के जो आर्थिक विचार ना थोड़ा सा सिमिलर है, हालांकि अंतर दिखाई देता है। वो पूरे कट्टर हो जाते हैं। कौन कट्टर हो जाते हैं, हम मैकियावेली को, ठीक है। वैसे ये क्या कहते हैं, जो व्यापारी होगा अपना 1/10 भाग, कौन व्यापारी क्या करेगा, राज्य के कोष में जमा कराएगा, कौटिल्य कहते हैं। फिर जो कृषि योग्य भूमि वाले होंगे, जो कृषि की उपज होगी, उसका 1/6 भाग कौन देगा, हमें किसान देगा राज्य कोष में, ठीक है। वैसे ही जब आर्थिक स्ट्रक्चर को और आगे चलें, जब अर्थव्यवस्था की बात करें, तो अगला टॉपिक रहेगा अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था पे वो कहते हैं कि हमारे देश के अंदर खेती, पशुपालन, व्यापार, खनिज क्षेत्र ज़्यादा से कर भार नहीं होना चाहिए। देखो वही बात आ गई, तो इन्होंने भी अपने आर्थिक स्ट्रक्चर को बताया है। हालांकि जब कौटिल्य को पढ़ेंगे ना, कौटिल्य मैकियावेली से कहीं बहुत ज़्यादा आगे है, ठीक है, मैकियावेली से बहुत कहीं आगे है। उन्होंने कहा है कि हमारे देश में ना उस समय 120 प्रकार के ऑक्यूपेशन थे, व्यवसाय थे, 120 प्रकार के, याद रखना, ठीक है। तो वैसे ही वो भी मैकियावेली और दोनों ही खेती की भी बात करते हैं, पशुपालन की भी, व्यापार की भी, खनिज क्षेत्रों की भी, और ये कहते हैं कि कर कम से कम होना चाहिए जिससे व्यक्ति बागी ना बने या टैक्स ना चुकाए, ठीक है। अब गुप्तचर व्यवस्था यानी कि इंटेलिजेंस या गुप्तचर व्यवस्था कहें, तो कहे कि वो क्या कहते हैं, व्यापारियों को, विद्यार्थियों को, राजनीतिक व्यक्तियों के भेष के रूप में 3-4 तरीके के इन्होंने क्या बताए हैं, ऐसे गुप्तचर होने चाहिए जो दूसरी देशों की जानकारी चुरा करके हमारे सामने रखें, ठीक है। हम अब आगे और बताएंगे कौन कौन से जो हमारे गुप्तचर हैं, जैसे व्यापारी उसे क्या कहते हैं, कौन से गुप्तचर वो कहलाते हैं, विद्यार्थी हैं, ठीक है, राजनीतिक व्यक्तियों कैसे गुप्तचर होते हैं, जब अगला क्वेश्चन हमारा आएगा। फिर अगला बात करते हैं, दोनों राजतंत्र के समर्थन थे, परंतु एक केंद्रीकरण, दूसरा विकेंद्रीकरण। देखो राजतंत्र की बात मैकियावेली भी कहते थे और साथ ही साथ हमारे कौटिल्य भी करते थे। तो आपको इतना तो पता चल गया। मगर हम जब डिसिमिलैरिटी की बात करें तो याद रखना, जो मैकियावेली का राजतंत्र था पूरी तरीके से सेंट्रलाइजेशन था, पूरी शक्ति राजा के हाथ में। मगर क्या था, जो हम मैकियावेली को देखें तो हम विकेंद्रीकरण भी था, डिसेंट्रलाइजेशन भी था, शक्तियों का बंटवारा भी देखा गया था। जैसे हम आज देखते हैं ना, राज्य स्तर पर, केंद्र सरकार, उस समय भी तो प्रशासन वहाँ चलता था, ठीक है। अब हम बात करते हैं, दोनों ही व्यक्ति नैतिकता और राजनीति दोनों को पृथक करते थे, यानी कि एक दूसरे से अलग करते थे। नैतिकता अलग चीज होती है, राजनीति अलग चीज होती है। राजनीति के सामने कभी भी धर्म और नैतिकता नहीं आड़े आनी चाहिए, ठीक है। वो समाज को या राजा को कमजोर बना देती है, राज्य को कमजोर बना देती है। फिर अगली बात करते हैं, मजबूत सैनिक व्यवस्था। देखो मजबूत सैनिक व्यवस्था होगी ही, जैसे हम कौटिल्य की बात करें, वो घोड़ा भी रखते थे सेना के लिए, फिर हम वो पैदल सेना की भी बात करते थे, फिर वो हाथी सेना की भी बात करते थे। वैसे ही मैकियावेली की बात करें, वो भी इस तरह की सेनाओं की बात करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों की बात करते थे, रिसोर्सेज की बात करते थे, यानी मजबूत सेना की, ठीक है। और वो मजबूत सेना किस काम आएगी, वो मजबूत सेना आएगी क्योंकि यथार्थवादी थे कि युद्ध जो है ना राज्य की आवश्यकताओं में शामिल होता है। यानी कि मैकियावेली ने तो ये कहा है कि अगर राज्य या राजा युद्ध नहीं करना है तो वो राज्य जल्दी ही मिट जाएगा, ऐसा मानना था मैकियावेली का। और उस दूसरी तरफ हम देखें कौटिल्य, वो भी कहते थे कि एक देश के लिए या एक राज्य के लिए युद्ध भी जरूरी होता है, जिससे वह अगर दूसरे क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमा लेता है तो उसे संसाधन और मिल जाते हैं, पैसा और मिल जाता है, जनसंख्या और मिल जाती है, रिसोर्सेज और मिल जाता है, जिससे अपने वो राज्य को और फलीभूति आगे बढ़ा सके, ठीक है। अब अगली बात करें, वो कहते हैं पड़ोसी सर्वदा चालाक और धोखेबाज होता है। देखो ये सब क्या हुई, जैसे हम पाकिस्तान को देख लें, ये सब क्या हुई, हमने क्या की समानता तलाशी। देखो बहुत सारी समानता और आप इसमें डाल सकते हैं, मगर हमने यहाँ पे कुछ सीमित ही बताई है, आपके पेपर के लिए इतनी इनफ है। अब हम डिसिमिलैरिटी की बात करें, देखो समानता आप बता देंगे, मैं डिसिमिलैरिटी की बात करें। देखो असमानता में सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, हम बात करेंगे सबसे पहले
राज्य का निर्माण, देखो राज्य के निर्माण की बात करें तो कौटिल्य कहते थे राज्य का जो निर्माण होगा वह कैसा है, वो कहीं ना कहीं जो कॉन्ट्रेक्चुअल थ्योरी है ना, संविदावादी थ्योरी, उसके करीब नजर आता है। वो कहते हैं कि मत्स्य न्याय था, मत्स्य न्याय वाली स्थिति थी, बड़ी मछली छोटी को खा जाती थी, इसलिए राज्य का जन्म हुआ। वही कौटिल्य को देखें, कौटिल्य कभी सीधे तरीके से वो किसी राज्य के निर्माण की बात तो नहीं करते हैं, मगर वो ये कहते हैं कि बड़ी जो क्या कहते हैं, जिसके हाथ में लाठी होती है वही भैंस उसकी ही होती है, बड़ी मछली छोटी मछली को ही खा जाती है। मगर क्या है, उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि राज्य का जन्म ऐसे होगा, ठीक है, बस ये कहा कि केंद्रीकरण के लिए एक राजा की जरूरत होगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिसिमिलरिटी हमें नजर आती है, जहाँ कौटिल्य अनुबंधकारी विचारकों की, जैसे हॉब्स हो गया है, हम कहें हॉब्स लॉक की बात करें, उन्होंने ये बात की। फिर अगली बात करें राजा संप्रभु और आचार संहिता। देखो दोनों का राजा संप्रभु था, यानी कि सॉवरन था, मगर जब हम बात करते हैं ना आचार संहिता, तो हम देखते हैं जो कौटिल्य का राजा था उसके ऊपर कुछ आचार संहिता भी थी, ठीक है, संहिता भी थी। तो वो क्या था, वो ये कहते थे कि जो हमारा राज्य होगा उसके ऊपर जनता का भी कंट्रोल होगा। जनता का कंट्रोल कैसा होगा, वो ये होगा, अगर राजा सही नीतियाँ नहीं चला रहा है तो क्या करेगी जनता, जो 1/10 भाग कर वाला है, वो 1/6 भाग कर वाला है, वो जो भूमि किसान योग्य वो नहीं देंगे कर। साथ ही साथ हम दूसरा देखें, व्यापारी कर नहीं देगा अगर राजा सही से कानून व्यवस्था को संचालित नहीं कर पा रहा है। तो इस तरीके की व्यवस्था कौन नहीं करता है, मैकियावेली इस तरीके की बात नहीं करता है, जो राजा ने कह दी वही सर्वोपरि होता है वहाँ पर। मगर यहाँ पर कौटिल्य पे अलग है, यहाँ पर कहीं ना कहीं वह धर्म से भी बंधा हुआ है। हालांकि धर्म से ऊपर सबसे बड़ी राजनीति है, मगर वह धर्म के ग्रंथों को जरूर मानता है। उन्होंने अपने यहाँ पे ब्राह्मण भी रख रखे थे, जो ब्राह्मण होते हैं उनकी भी वह आज्ञाकारिता का पालन करता है, नैतिकता का भी उसके लिए जरूरी है, वो अभी धीरे धीरे और पता चल जाएगा। अब देखते हैं, राजा के लिए व्यक्तिगत नैतिकता, पूर्ण और अपूर्ण नैतिकता और 4 प्रकार के ज्ञान, ठीक है, ये दोनों एक ही पॉइंट है। यहाँ पर क्या कहा है, जो मैकियावेली है ना वो पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देते हैं कि पूर्ण रूप से नैतिकता राजा के लिए नहीं होती है। वो क्या है, लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए और शेर की तरह, चीते की तरह तेज होना चाहिए, ठीक है। तो लोमड़ी की तरह चालाक और शेर की तरह, चीते की तरह तेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, वहाँ पर नैतिकता उसके लिए है ही नहीं, चाहे वो बाहरी स्तर पर हो, चाहे वो आंतरिक स्तर पर, इंटरनल मैटर में हो, चाहे एक्सटर्नल मैटर में हो, ठीक है। मगर क्या है, जो कौटिल्य की बात करें वो कहते हैं पूर्ण रूप से नैतिक नहीं हो सकता राजा, उन्होंने भी इस चीज़ को स्वीकार किया, मगर कहते हैं अपूर्ण नैतिकता जरूर होती है, यानी कि पूरी रूप से नैतिक नहीं हो सकता राजा, मगर कुछ ना कुछ नैतिकता रखनी होती है राजा को, जिसमें वह जनता की, देश की भलाई कर सके। और उस नैतिकता को कंट्रोल कैसे वह करता है, धर्म के थ्रू होता है वह कंट्रोल, साथ ही साथ व्यक्तियों के जो कर वर लगाता है उसके थ्रू होता है, जनता की बात मानता है। क्योंकि यहाँ पर कौटिल्य कहते हैं कि जो हमारा राजा होगा वो किस लिए बना है, जनता की सेवा के लिए। अगर जनता की सेवा नहीं करेगा तो उस पद पर बने रहने का उसका अधिकार नहीं है। और साथ ही साथ जो राजा है ना कौटिल्य का, वो 4 प्रकार के ज्ञान अपने पास रखता है। इस ज्ञान की बात किसने नहीं की है, इस ज्ञान की बात मैकियावेली ने नहीं की है। जैसे त्रयी, मैं यहाँ पर एक ज्ञान लिखना भूल गया हूँ, त्रयी लिखा है। त्रयी का मतलब होता है जो धार्मिक वो होता है ज्ञान, उसे होना चाहिए, ग्रंथों का ज्ञान उसे होना चाहिए। वर्ता का क्या मतलब हो गया, यहाँ पर जो आर्थिक आधार पर जो नीतियाँ होती है, आर्थिक संचालन, देश का अर्थव्यवस्था कैसे चलाना चाहिए, वो उसे ज्ञान होना चाहिए। दंड नीति में सेना का भी उसको ज्ञान होना चाहिए, कानून कैसे बनाया जाता है, दंड कैसे दिया जाता है, ये सब का ज्ञान उसे होना चाहिए। एक ज्ञान यहाँ मैं लिखना भूल गया हूँ, उसका मतलब था दर्शन का भी ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अब जो एक क्वेश्चन तो मैकियावेली पर बन गया है कि दोनों में सिमिलरिटी आ गई है, मगर आपके समय में ना अब जो नया क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ना, वो क्वेश्चन है प्लेटो और मैकियावेली के बीच समान था। देखो यूपीएससी का तो मुझे पता नहीं है पूछा या गया है या नहीं अभी तक, मगर ये नया क्वेश्चन जरूर है कि अब कौटिल्य की जगह हम मैकियावेली की जगह हम किसको कंपेयर करते हैं कौटिल्य के साथ, प्लेटो को भी करते हैं। जैसे वो भी ज्ञान की बात करते हैं, राजा की न्याय कैसे लाएं, उसके आधार पर भी कौटिल्य से हम कंपेरिजन करते हैं। मगर ये ध्यान रखना, अभी आपके पेपर में आने की संभावना ये वाली नहीं है, अगर आएगा तो वह कौटिल्य और मैकियावेली का संबंध ही आएगा, ठीक है। अगली बात करें, व्यक्ति का स्वभाव और व्यक्ति पर नियंत्रण, प्रेम और डर। देखो प्रेम की बात करते हैं, जो कौटिल्य होते हैं वो ये कहते हैं अपनी जनता से प्रेम स्वरूप हमें संबंध बनाना चाहिए, जिससे ही समाज में न्याय कायम हो सकता है। वहीं क्या कहते हैं, जो मैकियावेली थे वो हमेशा कहते हैं डर का प्रकोप होना चाहिए राज्य के अंदर, अगर जनता को कंट्रोल करना है। अगर आप प्रेम से उनसे बात कराएंगे तो कानून का पालन नहीं करेंगे। तो दोनों में डिसिमिलरिटी आपको निकल करके आ गई है। फिर अगली बात करें, धर्म पर विचार और ईसाइयत
की व्यवस्था को ध्वस्त करना। ये कौन कहते थे? जो जब मैकियावेली आए तो उन्होंने कहा कि पोपशाही उनके यहाँ थी, तो उन्होंने पूरी तरीके से ये कहा कि पोपशाही को राज्य के अंदर लाना चाहिए, राज्य से ऊपर कुछ नहीं है, इसलिए उसे अपने कंट्रोल में करना चाहिए। वहीं हम जब मैकियावेली की बात, सॉरी कौटिल्य की बात करें तो वो कहते हैं देखो धार्मिक आज़ादी भी देश के अंदर होनी चाहिए, राज्य के अंदर होनी चाहिए, मगर जब बात आएगी क्लैश की, धर्म और राजधर्म के बीच क्लैश आएगा तो उसे सर्वोपरि हो जाना चाहिए राजधर्म को। ठीक है, फिर अगली बात करते हैं राजा का स्वरूप आंतरिक स्तर पर। जो हमने पहली बात कही थी पहले बाह्य स्तर पर, यानी कि एक्सटर्नल रूप से। अब इंटरनल की बात कर रहे हैं, इंटरनल में हमने कहा था कि दोनों में अंतर होता है। तो योग सेम, कौटिल्य कहते हैं कि योग सेम होता है, ये राजा का कर्तव्य होता है कि वह जनता की भलाई करे, उनके देश के अंदर न्याय लेकर के आए, यही क्या है, योग सेम है। ठीक है, वहीं हम कौटिल्य को देखें तो वो क्या कहते हैं, हमेशा डर का प्रकोप बनाए रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है मानव का स्वभाव स्वार्थी है, चालाक है। ठीक है, फिर हम कहते हैं समाज का स्वरूप। वो कहते हैं जब हम समाज के स्वरूप को देखें, नेचर को देखें, तो यहाँ पर आर्य और अनार्य थे। वैसे ही जब हम देखें मैकियावेली में तो इस तरीके से उसका सोशल स्ट्रक्चर हमें ज़्यादा दिखाई नहीं देता है। फिर ये कहते हैं हमारे समाज में जो अनुलोम और विलोम शादियाँ भी हुआ करती थी। अनुलोम और विलोम का मतलब हो गया कि अनुलोम अपने ही धर्म में शादी होगी, यानी कि अपने धर्म का मतलब हो गया जाति में। विलोम का मतलब हो गया कि एक छोटी जाति वाला बड़ी जाति से भी शादी कर सकता। तो इस सामाजिक व्यवस्था की भी उस समय चर्चा की गई है, किसके अंदर, कौटिल्य की अर्थशास्त्र के अंदर। फिर कहते हैं राष्ट्रवाद का प्रभाव। देखो दोनों ही राष्ट्रवाद की बात करते थे, मगर हम बात करेंगे किसकी, मैकियावेली की, वो कट्टर राष्ट्रवाद की बात करते थे। और जो हम बात करेंगे कौटिल्य की, तो इनका राष्ट्रवाद जरूर था, मगर वो राष्ट्रवाद कैसा था कि वहाँ धार्मिक आज़ादी भी होगी, नैतिकता भी जरूर होगी। ठीक है, उन्हें समझाया जा सकता है अगर कोई राष्ट्र के कदमों से दूर जा रहा है तो। ठीक है, अगली बात करें राज्य में विकेंद्रीकरण व्यवस्था। देखो राज्य में विकेंद्रीकरण व्यवस्था, प्रशासन की बात कर दी, जो छोटे राज्य होंगे उसकी भी बात करते हैं कौन, कौटिल्य। वैसे ही मैकियावेली में इस तरीके की कोई विचार देखने के लिए नहीं मिलते हैं। फिर हम बात करें मैकियावेली बाद में गणतंत्र का समर्थक। देखो एक चीज़ ध्यान अपने माइंड में रख लेना, जब हम बात करते हैं ना मैकियावेली की, तो मैकियावेली क्या थे, उन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी ना, पुस्तक लिखने के बाद अपने विचार इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी और वो विफल हो गए। ठीक है, इसके बाद ही फिर अपनी दूसरी पुस्तक लिखते हैं डिस्कोर्सेस ऑन लिवियस। ठीक है, या लेवी भी उसे बोल देते हैं। उस पुस्तक में उन्होंने गणतंत्र का समर्थन कर दिया। पहले किसका करते थे, राजतंत्र का। मगर हम जब कौटिल्य की बात करें, उनकी बुक को देखें ना, पहले उन्होंने अपने विचारों को जमीनी स्तर पर इंप्लीमेंट किया, लागू किया, उसके बाद अपनी अर्थशास्त्र पुस्तक को लिखा है। तो इसके बाद उनकी पुस्तक सफल भी रही और अपने वो राजतंत्र के जो अपने सिद्धांत पे अड़िंग रहे हैं, यानी कि उसे ही सर्वोपरि माना। मगर क्या है, मैकियावेली अपने पद से भटक जाते हैं। पहले राजतंत्र की बात करते हैं, फिर गणतंत्र की बात वो करने लगते हैं। ठीक है, फिर अगली बात की बात करें, जो कौटिल्य की पुस्तक और मैकियावेली की पुस्तक में अंतर है, ये ही है, वह क्या है, कौटिल्य की पुस्तक में राजदूत की भी बात होती है, कानून तंत्र की भी बात होती है, यानी कानून शास्त्र की बात, नीति शास्त्र की बात, प्रशासन की भी बात, न्याय प्रशासन की भी बात। ठीक है, ये सब चीज़ कौटिल्य की पुस्तक में आपको देखने के लिए मिल जाएगी, मगर मैकियावेली में ये चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। केवल वो राजनीति की बात करती है, सैन्य तंत्र की बात करती है, विस्तारवाद की बात करती है। मगर कौटिल्य के अंदर नैतिक शास्त्र भी मिलेगा, कानून शास्त्र भी मिलेगा, प्रशासन शास्त्र भी मिलेगा, राजतंत्र भी मिलेगा, सब चीज़, अर्थशास्त्र भी मिलेगा। आपको सब चीज़ देखने के लिए अंदर उस पुस्तक के अंदर मिलेगी। अब सबसे एंड में बात आती है, राजा दुराचारी हो तो बगावत संभव है। देखो यही बात आती है, मैकियावेली कहता है कि व्यक्ति बगावत नहीं कर सकता। अगर व्यक्ति बगावत कर रहा है तो वो उसका स्वार्थ उसके अंदर नहीं है। वहीं मैकियावेली के बाद हम कौटिल्य की बात करें तो वो बगावत कर सकता है। वो बगावत कैसे कर सकता है, अगर राजा जो है अच्छे कानून नहीं बना रहा है तो जनता अपना टैक्स ना दे, 1/10 वाला और 1/6 वाला टैक्स अपना ना दे। ठीक है, ये थी डिसिमिलैरिटी और सिमिलैरिटी की बात। अब कंक्लूजन पर आ जाते हैं हम। अपने कंक्लूजन को देखें तो आपको देखो, मैं कंक्लूजन ये है, मैं पढ़ के सीधे बता दे रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जा रही है क्योंकि समझाना भी पड़ रहा है। कौटिल्य ने अपने विचार पहले व्यवहारिक रूप से जमीनी स्तर पर लागू किए, फिर अपनी पुस्तक में समाहित किए। वहीं दूसरी ओर मैकियावेली ने अपने विचारों को पहले दिया, उसके बाद जमीनी स्तर पर लागू करने की कोशिश की। हालांकि वे सफल नहीं हो पाए, इसलिए गणतंत्र की ओर की भी वो बात करते हैं। ठीक है, यही बात ऊपर भी हमने बताई। फिर क्या है, फिर भी हम मानते हैं कि दोनों अपने समय के महान विचारक, राजनीतिक शास्त्री थे, जिन्होंने धर्म उपदेशों, धार्मिक आदेशों के प्रतिपादन की जगह राजनीतिक अनिवार्यता और जटिलताओं के साथ सरकार शासन की कला पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने धर्म की बात नहीं की। जो पहले शासक थे वो क्या करते थे, या थिंकर थे, वो क्या करते, धर्म को भी साथ ले आते थे, नैतिकता की बात करते थे। मगर ये क्या कहते हैं, नहीं, हमें शासन की कला पर बात करनी चाहिए, इस पर हमें बात करनी है। ठीक है, जिन्होंने राज्य शक्ति पर विस्तार से चर्चा की और विश्व राजनीति में भी अपना नियंत्रण स्थापित करने की
वकालत की, यानी कि केवल देशीय स्तर पर बात नहीं की, वो एक्सटर्नल मामले में भी चले गए, विदेशी स्तर पर कैसे दूसरे देशों पर कंट्रोल करना वो भी बात करते हैं। जिन्होंने राज्य के संचालन के लिए, देखो संतान हटा देना यहाँ पे, राज्य के संचालन के लिए धर्म की भी बात करते हैं, अर्थ की भी बात करते हैं, अर्थशास्त्र की भी, राज की भी बात करें यानी कि राजतंत्र की, दंड की भी बात करते हैं, दंड में सेना भी शामिल करते हैं, कानून भी शामिल करते हैं, ज्ञान में हम शिक्षा की भी बात करें, सभी का समीकरण पेश करते हैं। ठीक है, ये दोनों ही ऐसे थे। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन। आपको अगर कोई क्वेरी हो तो हम जरूर हमसे पूछे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कौटिल्य के सिद्धांत की वर्तमान में प्रासंगिकता बताइए। ठीक है, इसको हम देखते हैं तो हमने क्या किया, पहली बात करते हैं, राजा का जो दिनचर्या होता है, उसका डेली रूटीन होता है, उसे बताया है कि जो 24 घंटे होंगे उसे 16 खंडों में वह बांटता है। ठीक है, वर्तमान से देखें तो जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो चाहे वो कोई भी प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, उनका भी ना पूरा समय बंधा होता है कि कब हमें मीटिंग में जाना है, कब खाना खाना है, कब व्यायाम करना है, कब नई पॉलिसी पर काम करना है, कब संसद का सत्र चलेगा। वैसे ही इन्होंने क्या कहा, राजा का भी एक दिनचर्या होता है और उसे 16 भागों में बांटा है, 16 खंडों में, और प्रत्येक खंड डेढ़ घंटे का, तो 1.5 घंटे के हिसाब से तो 24 घंटे का पूरा उन्होंने दिनचर्या डेली रूटीन राजा का बताया, जो वर्तमान में भी हम देखते हैं। इसी के आधार पर जो पूरा मंत्रिमंडल होता है, जो मंत्रिपरिषद होती है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अपना काम करता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि बिना शेड्यूल के ही कोई काम कर रहे हैं। फिर आगे बात करें, राजा और अमात्य, अमात्य का मतलब हो गया मंत्री, तो वैसे ही वर्तमान में हम देखें संविधान के आर्टिकल 74, 75, आप एग्जाम्पल भी देंगे जब लिखेंगे ना, तो मैंने तो नहीं लिखा, आप लिखेंगे आर्टिकल संविधान के 74, 75 कि उसमें देश के प्रधानमंत्री और उसकी कार्यपालिका का वर्णन यहाँ पर किया गया है, कैसे ये काम करती है। वैसे ही जब हम कौटिल्य की बात करें तो उन्होंने कहा है कि जो देश का राजा और मंत्री है वो एक ही साइकिल के, एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक पहिया टूट गया तो दूसरा पहिया अपने आप नहीं चल सकता, राज्य नहीं चल सकता। तो वैसे ही हम कहें पूरे देश के संचालन के लिए भी हमारे संविधान के अंदर भी बताया गया कि एक राजा होगा, जैसे हम प्रधानमंत्री उसे कह सकते हैं, फिर हम दूसरा देख सकते हैं कि हमारे यहाँ मंत्री, दोनों ही मिलकर के काम करते हैं, यानी मंत्री परिषद। फिर अगली बात करें, परंपरागत और वंशागत को नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पर मतलब हो गया, या लिख लेना, परंपरागत मित्र जो आपका है, वंशागत जो मित्र चला रहा है पहले से, उसे कभी नहीं भूलना चाहिए, कौटिल्य कहते थे। वैसे ही हम एग्जाम्पल रूप से बताएं तो रशिया यानी रूस, हम चाहे वो जवाहरलाल नेहरू के समय देखें, इंदिरा गांधी के समय देखें, राजीव गांधी के समय देखें, मनमोहन सरकार के समय देखें, अटल बिहारी वाजपेयी के समय देखें, या हम मोदी सरकार के समय देखें, जो हमारा परंपरागत और वंशानुगत जो हमारा मित्र बनता आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, वो रशिया। वैसे ही ये कहते हैं कौटिल्य कि उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। जैसे हम ये कहते हैं ना कि जो हम हैं, किसी से भी जवान पर, जब मोदी जी वहाँ गए थे रशिया, तो कहते हैं कि किसी भी बच्चे से पूछ लो तो उससे पता चलेगा कि जो पूरी दुनिया में जो सबसे पक्के मित्र हैं, भारत का जो सबसे पक्का मित्र है वो रशिया ही है। ठीक है, दंड और सेना की बात करते हैं कौटिल्य। आज भी दंड और सेना की जरूरत होती है, उतनी रिलेवेंस होता है, तो क्या कहते हैं, सेना राजा के नियंत्रण में होनी चाहिए और देशभक्त होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा कौन कहा करता था, कौटिल्य। अब जरा इसे अब एग्जाम्पल से, जब प्रासंगिकता आएगी ना, रिलेवेंस आएगा, तो आपको एग्जाम्पल देने होंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पाकिस्तान का एग्जाम्पल देता हूँ। क्या सरकार के नियंत्रण में वहाँ की सेना है? नहीं है। हर बार वहाँ की सेना के कंट्रोल में ही सरकार काम करती है। जैसे मुशर्रफ आ जाते हैं, सेना का आधिपत्य आ जाता है सरकार पर, वैसे ही भारत में नहीं होता है। हमारे यहाँ संवैधानिक प्रधान या सेनापति किसे बनाया गया है? राष्ट्रपति को। और राजनीतिक प्रधान की बात करें सेना का, तो कौन है? हमारा प्रधानमंत्री। तो हमेशा जो हमारी सेना है वो आदेश मानती है हमारी कार्यपालिका का, यानी कि हमारा सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति का। और राजनीतिक सेनापति कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, वैसे ही वो देशभक्त हमारी सेना होती है। ठीक है, इस तरीके की वो बात करते हैं। आज भी इस चीज़ का रिलेवेंस है, ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होगा तो पाकिस्तान जैसा देश हमारा हो जाएगा। कोष एवं खजाना, देखो कोष और खजाना की आज भी जरूरत नहीं होता है। कौटिल्य ने कहा था एक देश को चलाने के लिए चांदी, महत्वपूर्ण आभूषण या बहुमूल्य आभूषण, सोना, चांदी इत्यादि होना चाहिए, जो संकट काल के लिए हमें बहुत जरूरी होता है। और साथ ही साथ कर भी राज्यों को प्राप्त करना चाहिए जनता से। क्या आज भी हम कर प्राप्त नहीं करते हैं? साथ ही साथ हम देखें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखें या विदेशी मुद्रा जो भंडार देखते हैं हम, जो किसके पास? आरबीआई के पास रहता है। क्या हम आज भी रिजर्व करके नहीं रखते हैं? जैसे सोना चांदी ये रिजर्व करके नहीं रखते हैं। आज पूरे वर्ल्ड की बात करें, चौथे नंबर पे भारत पे सबसे ज़्यादा रिजर्व है। और सबसे ज़्यादा किस पर है वर्ल्ड में? वो चाइना के। चौथे नंबर पर कौन आता है? भारत आता है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि आज भी हम रिजर्व रख के देखते हैं। और हम देखते हैं कि भारत में संचित निधि नहीं होती है, जो संरक्षित होती है उस पर हम समय समय पर यूज़ करते हैं।
हैं देश के विकास के लिए, तो वैसे उस समय भी इन चीज़ों को उन्होंने बताया। फिर राजा निरंकुश नहीं और बगावत, क्या हमारी सरकार निरंकुश होती है? अगर सरकार निरंकुश होगी तो जनता बगावत नहीं कर देती है? जनता क्या टैक्स देती है? अब आप देख लें, जो हमारे आंदोलन कर्मी किसान लोग बैठे हैं, आपकी नज़र में कोई गलत हो या बुरा हो वो अलग बात है, अगर कोई पॉलिसी जनता को नहीं पसंद होती तो वो रोडों पे आ जाती है ना, बगावत करती है ना, सरकार का डिसीजन नहीं मानती ना, चाहे वो अन्ना आंदोलन देखें। तो यही कहा, आज भी उस बगावत यहाँ पर की जाती है, लोकतंत्र में भी और राजतंत्र में भी उस समय बगावत की बात इन्होंने कही थी। वो खुले तौर पर बगावत नहीं थी, उन्होंने कहा था कि हमें टैक्स देना बंद कर देना चाहिए। ठीक है, ये प्रासंगिकता आज भी कायम है। फिर अगली बात करें मंडल सिद्धांत 12 देश। ठीक है, क्या मंडल सिद्धांत पे आज भी आपको नहीं दिखता है कि जैसे उन्होंने उदासीन राज्यों की बात करी, साथ ही साथ हमने देखा मध्यम राज्यों की बात करी, आक्रांत राज्यों की बात करी, अरी और मित्र की बात की, क्या ऐसी आज भी व्यवस्था नहीं है? जैसे हम भारत को देखें, विजिगुसु जो देश है जिसे हम भारत मान के चल रहे हैं कि भारत को सबसे शक्तिशाली मान ले उसके तौर पर, जैसे मंडल सिद्धांत है या मंडला सिद्धांत जिसे हम बोलते हैं, उसमें हम देखते हैं कि आज भी क्या हमारे पड़ोस में हमारा दुश्मन नहीं है? पड़ोस का जो पड़ोसी होगा, उसका जो पड़ोसी होगा, क्या आज वो हमारा दोस्त नहीं है? जैसे चीन का पड़ोसी रशिया, क्या हमारा दोस्त नहीं है? ठीक है, मध्यम राज्य में नेपाल और भूटान है, कि वो हमारे बफर स्टेट का काम नहीं करते, जो हमारे चाइना और इंडिया के बीच आते हैं, बफर स्टेट कहलाते हैं। हालांकि उन्होंने मध्यम स्टेट को ये भी कहा है कि जो मध्यम स्टेट होंगे, मिडिल स्टेट होंगे, बफर वाले जो स्टेट होंगे वो भी शक्तिशाली होते हैं। मगर हम इस समय देखें, वर्तमान की स्थिति में देखें तो बफर स्टेट है नेपाल भूटान, वो शक्तिशाली नहीं है, खुद अपने दम पर युद्ध नहीं कर सकते चाइना के खिलाफ या भारत के खिलाफ। ठीक है, तो फिर हमने कहा उदासीन राज्य, जैसे उदासीन राज्य में देखें रशिया और रशिया नहीं, यूएसए और यूरोप देशों को देखें, तो इस तरीके से। मगर एक क्वेश्चन आपके लिए ये भी है कि क्वेश्चन में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है मंडल सिद्धांत की प्रासंगिकता। जब मंडल सिद्धांत को पढ़ेंगे ना तो उसमें निकल कर के आएगा वर्तमान में जो स्थिति है वो थोड़ा थोड़ा ना सिमिलर नहीं है मंडल सिद्धांत के, क्योंकि भौगोलिक स्तर पर, विशेष तौर पर भौगोलिक स्तर पर, जैसे हम बात करें उदासीन स्टेट को, उन्होंने कहा उदासीन स्टेट भी ना जो विजिगुणी जो राष्ट्र है उसके साथ लगा होता है, जो दुश्मन राष्ट्र है उसके साथ लगा होता है। और हम मान रहे हैं इसमें उदासीन राष्ट्र यूएसए को, वो शक्तिशाली भी है, वो इन दोनों के खिलाफ युद्ध भी कर सकता है। ठीक है, और दोनों की मध्यस्थता भी लाता है। मगर हम देखें इतने शक्तिशाली तो भारत और चाइना ही हैं। ठीक है, इसके अलावा तो कोई नज़र नहीं आता। फिर पाकिस्तान ईरान होता है कि वो भारत के खिलाफ युद्ध कर सके या चाइना के, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आप खुद से बनाएंगे। फिर हम कहते हैं प्रशासनिक व्यवस्था भी वहाँ देखी जाती थी। ठीक है, क्या वर्तमान में प्रशासनिक व्यवस्था नहीं देखी जाती? जैसे वो समहर्ता कहते थे डीएम को, एक पद होता था कौटिल्य के उसके अर्थशास्त्र में, समहर्ता, जो उसका प्रशासन होता था उसमें डीएम की भूमिका वो निभाता था। फिर एसडीएम होता था सभी धाता की बात करें तो वहाँ पर उसे एसडीएम की भूमिका निभाता था, और वर्तमान में एसडीएम होता ही है। ठीक है, फिर हम अधिकारियों की आचार संहिता, देखो आचार संहिता को ना कई बार आप पुस्तक में देखेंगे ना कंटक शोधक लिखा होता है कि अधिकारी होंगे अगर उन अपनी आचार संहिता का पालन नहीं करेंगे तो उसे सजा दी जाएगी। क्या आज हमारे जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, जो अगर वो अपनी सेवा सही से नहीं करते हैं तो उनके पास आचार संहिता नहीं लगती है, चाहे वो हमारे नेता हो। तो ठीक है, अब अगली बात करें न्यायिक व्यवस्था। क्या आज भी हमें अपने यहाँ पर फौजदारी और दीवानी न्यायालय नहीं दिखाई देते? जैसे हमें जिला न्यायालय, जिला सत्र न्यायालय होते हैं, फौजदारी और दीवानी न्यायालय होते हैं, उसमें हम डिवाइड करे रखते हैं ना। वैसे ही हम देखें धर्म स्तनिक, उस समय जो दीवानी मामले सुनता था वो धर्म स्तनिक न्यायालय उसे कहा जाता था। फिर कंटक शोधक का मतलब होता था फौजदारी न्यायालय। देखो मैंने कंटक शोधक 2 बार वर्ड यूज़ किया है, आचार संहिता के मामले में भी और इसके फौजदारी न्यायालय के मामले, दोनों ही सही है, दोनों हर बुक में अपने अपने तरीके से दिया जाता है। फिर अगली बात करें, देखो मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बन रही है, क्योंकि मुझे समझाना भी यहाँ पर पड़ रहा है। ठीक है, गुप्तचर व्यवस्था, हमने कहा था ना कि आगे अभी बताएंगे कौन कौन से गुप्तचर जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो बताए हैं। काप्टिक होता है, उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को गुप्तचर हमें बनाना चाहिए। ठीक है, तो वर्तमान में भी देखें दूसरे देश में हमारे गुप्तचर जाते हैं, जो इंटेलिजेंस वाले लोग जाते हैं, दूसरे देश की जानकारी चुरा करके लाते हैं, तो विद्यार्थियों के रूप में भी जाते हैं। उदास्थित के रूप में देखें सन्यासी या धार्मिक गुरु के रूप में भी हो सकता है। विधेयक का मतलब कि व्यापारी हम देख सकते हैं, व्यापारी के रूप में दूसरे देश में जाता है, वहाँ की जानकारी भारत को देता है, किसी दूसरे देश को देता है। विषकन्या, उस समय देखते थे कौटिल्य विषकन्या की बात करते थे। आज भी देखें हमारे हनी ट्रैप जैसे सिस्टम नहीं चलते कि हमने देखा कि हमारी सेना को कुछ लोगों ने दूसरे वहाँ पर लालच दिया ऐप के थ्रू कि वहाँ पर इस महिला से आपको मिलाया जाएगा, पैसे दे जाएंगे, उस समय विषकन्या होती थी उसके रूप में। तो वर्तमान में भी इस सबकी प्रासंगिकता है। ठीक है, फिर
कुटिल नीति, देखो कुटिल नीति क्या थी? कुटिल नीति यही है कि जहाँ पर साम दाम दंड भेद से दूसरे देशों पर कब्जा किया जा सके, यानी कि शांति धन युद्ध धोखे के द्वारा। ठीक है, आज भी ये व्यवस्था चलती है। हम संधि भी करते हैं किसी के साथ, शांतिपूर्ण वार्ता भी करते हैं, धन के द्वारा उसे खरीदते हैं। जैसे चाइना तो धन के ऊपर चलता है, श्रीलंका को उसने खरीद रखा, बांग्लादेश को उसने खरीद रखा, हम नेपाल की बारी है। ठीक है, धोखे से भी युद्ध करता है, जैसे चीन हमारे ऊपर धोखे से युद्ध कर दिया था। ठीक है, ये भी आपको देखने के लिए मिलता है। राजदूत व्यवस्था, क्या आज हमारे देश में राजदूत नहीं होते? अमेरिका में, ब्रिटेन में, पाकिस्तान में, चाइना में राजदूत भारत के भी होते हैं। अब याद रखना, राजदूत व्यवस्था का जिक्र किस में नहीं मिलता है? मैकियावेली के प्रिंस में नहीं मिलता है। ठीक है, फिर अगली बात करें आर्थिक व्यवस्था। क्या आज भी सरकार, हम देखें कौटिल्य ने कहा था 120 प्रकार के व्यवसाय की उन्होंने बात की थी, और कर व्यवस्था की बात करेगी। क्या टैक्स व्यवस्था या सिस्टम आज नहीं है? आज भी है। ठीक है, 120 प्रकार के व्यवसाय आज हम देखें हमारे यहाँ पे लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, बड़े उद्योग, मंझोले उद्योग जैसे सरकार जो है इंडिकेशन नहीं करती है, उनको बांटती नहीं है, सूची में बांटती है। तो वैसे ही देखें उस समय भी 120 प्रकार के उद्योगों की बात की थी, यानी कि व्यवसायों की बात की थी। किसने? कौटिल्य ने। फिर अगली बात करें धार्मिक व्यवस्था। ठीक है, धार्मिक व्यवस्था की बात करें, नियंत्रण और पृथक्करण का सहयोग, जैसे विवाह और तलाक। हम कहते हैं जो धार्मिक व्यवस्था कौटिल्य की बात करें, वो क्या कहते थे? धर्म से ऊपर सर्वोपरि राजधर्म होता है। ठीक है, सही बात है, मगर वो कहते थे कि ऐसी बात नहीं है, धर्म भी मार्गदर्शन देने का काम करता है। वैसे ही हम अपने किसको देखें? प्रेम्बल को अंदर देखें, धर्मनिरपेक्ष शब्द वहाँ पर शामिल है। हम क्या कि सभी धर्मों को नहीं मानते हैं? हम मानते हैं। हमारा यहाँ का पालन क्या है? सर्वधर्म स्वभाव की शिक्षा, सभी धर्मों का समान रूप से पालन करते हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, सभी सबका सम्मान रखते हैं। और वहाँ के जो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी होती है, विवाद होते, तो उस पर हम कानून भी बनाते हैं। जैसे विवाह हो गया, तलाक हो गया, उत्तराधिकारी का मामला हो गया, जैसे हिंदू कोड बिल हो गया, अब तो 3 तलाक वाला मामला देखें। अगर जो विवाद है, जहाँ पर किसी से अन्याय हो रहा था, उसमें राजा जो है, मतलब कि हमारा जो राजधर्म है, यानी कि जो सरकार है या संसद है, उनके धार्मिक मामले में भी वो आ सकती है, उसमें शामिल हो सकती है, उसे सॉल्व कर सकती है। ठीक है, तो आज भी ये प्रासंगिक है। तो ये सब थे। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है कौटिल्य और प्लेटो के विचार में संबंध। देखो ये क्वेश्चन तो बेशक हमने दिया है, इसका आंसर नहीं दिया है, और ये मुझे नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन आएगा। अगर खुद से ये तैयार करना चाहते तो आप कर सकते हैं। इसमें न्यायिक व्यवस्था को देखना, राजा का जो कैसे राजा बनता है उसको देखना। वैसे आप ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा, अभी ज़रूरत नहीं है। अभी आप अपने को मैकियावेली तक सीमित रखें, दोनों ही क्वेश्चन अच्छे से कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हौसला हमारा बढ़ाते दीजिएगा, जिससे हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी से हर वीडियो में 4-5 क्वेश्चन आपके कवर कराते रहेंगे। देखो मेरी वीडियो जरूर बेशक से बड़ी होती है, मगर मेरी आदत क्या है, वो डिटेल में जाके चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।